Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, you all are enjoying the physics to your best. तो हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम. उसके एप्लीकेशन में आज लास्ट एप्लीकेशन है हमारी, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. देखो बेटा, हमने कितनी एप्लीकेशंस कर ली. हमारे पास था कि एक लंबी वायर है, चार्ज्ड है, इन्फिनाइट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल ली. शीट है, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली बहुत इन्फिनाइट है, उसकी वजह से निकालो, निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड. दो शीट्स है डिस्टेंस पर, उसकी वजह से भी निकाल ली. उसके बाद हमने किया था कि एक स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला है, होलो है, जिसको हमने स्फेरिकल शेल भी कहा था बेटा. उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. ये जैसे स्फेरिकल शेल है तो उसके बाहर, उसके सरफेस पे और उसके अंदर किसी पॉइंट पे, ये तीनों केसेस हमने इसमें कंसीडर किए थे. ठीक है. दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये शेल जो है, इसके चार्ज हमेशा बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. वो जो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो हमेशा इसके सरफेस पे ही रहेगा, चाहे ये शेल कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है. तो कंडक्टिंग शेल या नॉन कंडक्टिंग, वो जो हमने तीन केसेस किए थे वो दोनों के लिए है, कंडक्टिंग के लिए भी और नॉन कंडक्टिंग के लिए भी. अब हमारे पास आता है वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर. है स्फीयर ही पर अंदर से सॉलिड, खोखला नहीं है. समझ आ गई मेरी बात. जैसे अगर मैं पेपर लूं, ठीक है, पेपर का रोल बनाती रहूं, उसका स्फीयर बनाती रहूं, तो अंदर से खोखला नहीं है, उसके अंदर भी पेपर है. समझ आ गई. पर अगर मैं एक खाली बॉल ले लूं, वो अंदर से खोखला, उसके अंदर हवा है. समझ आ गई. तो ये डिफरेंस है शेल का और सॉलिड स्फीयर का. तो आज हम लेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर. अब सॉलिड स्फीयर भी दो तरह का हो सकता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. शेल तो चाहे कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज तो हमेशा उसके सरफेस पे रहना है, अंदर कहां जाएगा, क्या है वो, खोखला. समझ आ गई. पर जब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो अंदर से खोखला नहीं है बेटा, ठीक है, उसके लिए भी वो भी दो तरह का हो सकता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. तो मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग का मतलब ये कि जब उसको चार्ज देंगे ना, तो वो अपने अंदर से चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करा सकता है, उसको ट्रेवल करा सकता है. और नॉन कंडक्टिंग को जहां चार्ज दिया, चार्ज वहीं रहेगा. समझ आएगी. चार्ज कहीं और पे नहीं कंडक्ट जा सकता. मतलब कंडक्टिंग का मतलब कि चार्ज मूव नहीं कर सकता उस बॉडी के अंदर, मूव कर सकता है उस बॉडी के अंदर, सॉरी. और नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता, चार्ज उस बॉडी के अंदर मूव नहीं कर सकता. तो बेटा जब हम कंडक्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, और जब नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, जब हम कंडक्टिंग की बात करते हैं ना, हमने क्या कहा, इस पूरे को चार्ज दिया, तो इस पूरे को हमने पॉजिटिव यूनिफॉर्म चार्ज दिया बेटा. और ये कैसा है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. इस पूरे को मैंने चार्ज दिया, ठीक है जी. पर क्योंकि ये कंडक्टिंग है और कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है जो स्फेरिकल शेप का होता है कि वो अपने अंदर कोई चार्ज नहीं रखता, हमेशा उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एक कंडक्टर है तो अपने अंदर चार्ज को मूव करा सकता है. तो उसकी ये हमेशा इसकी प्रॉपर्टी रहती है, इसकी प्रॉपर्टी है, आदत है कि ये चार्ज को हमेशा अंदर से उठा के ना सरफेस पे लाने की कोशिश करता है. तो ये जो जितना चार्ज चाहे हमने वो चार्ज उसके अंदर दिया बेटा, पर वो सारा चार्ज जो है मूव करके, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज को मूव करा सकता है, तो ये सारा चार्ज मूव करके कहां आ जाता है, इसके सरफेस पे. समझ आ गई मेरी बात. इसका मतलब जब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज उसके अंदर ना रहकर, क्योंकि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर चार्ज जीरो होता है हमेशा, ठीक है. तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को धक्का मार मार के उसको मूव करा के अपने सरफेस पर, अपने बाउंड्री पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है. ठीक है जी. तो ये क्या केस हो गया, ये वही नहीं हो गया स्फेरिकल शेल वाला, वही केस तो है जिसके एक स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है. तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के क्या डेरिवेशन होगी, क्या कंसीडरेशन होगी, वही जो हमने स्फेरिकल शेल में की थी. मतलब कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और यहां से कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों की डेरिवेशन एक ही थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. तीनों की बात एक ही थी, तीनों में ही चार्ज हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था. जो शेल है, जो खोखली है, होलो स्फीयर है, उसके अंदर तो जा ही नहीं सकता, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी अंदर जो था वो सारा बाहर आ गया. तो तीनों केसेस में क्योंकि चार्ज हमारा बाउंड्री पर है,
तो तीनों केसेस में क्या होगा, सेम डेरिवेशन जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। आप फटाफट दौड़ के जाइए, देख के वापस आइए। अब हमारे पास आ जाता है नॉन कंडक्टिंग। चलो जी, मतलब अब मेरे पास एक ऐसी स्फेरिकल शेल है बच्चा, क्या है मेरे पास, एक ऐसी स्फेरिकल शेल नहीं, एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है, ऐसा सॉलिड स्फीयर जिसको मैंने चार्ज दिया, उसके अंदर भी दिया, उसके सरफेस पे भी है। तो बेचारा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, अपाहिज है, तो ये अपने चार्ज को मूव कराकर सरफेस पे नहीं ला सकता। इसका मतलब अगर इसको अंदर चार्ज दिया तो वो अंदर ही रहेगा। ये हमारा नया केस हो गया जब चार्ज हमारे इस स्फीयर के अंदर भी है, सरफेस पे तो है ही है, अंदर भी है। समझ आ गई? दोबारा रिपीट करती हूं, जो हमने शेल की बात की थी उसमें क्योंकि अंदर खोखला तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, पिछले वीडियो लेक्चर में किया। जब हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं उसमें कंडक्टिंग वाला भी अपने अंदर वाले चार्ज को सरफेस पे लाकर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, तो वही उसकी वो होगी एक्सप्लेनेशन होगी जो स्फेरिकल शेल की थी। पर जो नॉन कंडक्टिंग वाला सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि वो चार्ज को अंदर वाले को मूव करा के सरफेस पे नहीं ला सकता, तो इसके अंदर भी चार्ज होगा। इस केस को अब हमने पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस को इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए आइए फटाफट पढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास, हाँ जी, तो हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है, मैंने जैसे बताया, जिसके अंदर भी चार्ज है और जिसके बाहर मतलब ऊपर भी चार्ज है। ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है कि अंदर चार्ज कैसा प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम केस कंसीडर करके चल रहे हैं जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जितने, ऐसा नहीं है कि इस पूरे स्फीयर के अंदर कहीं पर ज्यादा चार्ज, कहीं पर कम चार्ज, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म है मतलब पूरा इक्वली, मतलब जितना इस वाले एरिया में उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। तो मान लीजिए एक ऐसा स्फीयर जो सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज अंदर रहेगा, और जो अंदर उसके चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उस चार्ज, उस स्फीयर की, इस चार्ज्ड स्फीयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आप कहोगे अभी तक तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेल में बेटा सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां पर तो उस स्फीयर के अंदर वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दोबारा से सुनो, क्योंकि स्फेरिकल शेल में सरफेस पर चार्ज, जैसे ये मेरे पास मार्कर ये है, दिस इज द ब्लैक बोर्ड रबर, तो ये जो मेरे पास डस्टर है बेटा, अगर इसके सरफेस पे चार्ज है तो मैं कहूंगी व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, किसकी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ये मेरे काम की चीज है, मतलब मेरे काम की चीज है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर अगर इसके अंदर भी चार्ज है तो मेरा इसके वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज है, जैसे इस केस में है, ठीक है, तो मेरे काम की चीज आ जाती है व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि इस डस्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये मेरे काम की चीज है। इस बार सरफेस का क्या करूं, क्योंकि अंदर वॉल्यूम में भी तो है, तो इसलिए मैं यहां पर लूंगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लूंगी बच्चा, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो कहते हैं। इसका मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ गई मेरी बात? तो मान लो मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अंदर उसके वॉल्यूम में भी क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है। हमें निकालना है कि इस स्फीयर जो मैंने इसकी बातें बताई हैं, इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यूजिंग द गॉस लॉ। ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो हम सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। समझ आ गई? आउटसाइड पे एक पॉइंट कंसीडर किया कैपिटल P, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और ये पॉइंट कैसा है, किधर को है, वो कैसे बताएंगे, सच दैट इस पॉइंट का डिस्टेंस इस O से क्या है, स्मॉल r। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला वही मेथड,
सबसे पहले एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जो इस पी पॉइंट से पास करता है। दूसरी बात, एक सिमेट्रिकल हो, ये मैं बता चुकी हूं आपको। तो हमने एक ऐसा स्फीयर बनाया जो इस पी पॉइंट से पास कर रहा है और सिमेट्रिकल है, क्योंकि एक स्फीयर है तो सिमेट्रिकल स्फीयर इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो ये है मेरे पास गॉसियन सरफेस। ओके बच्चा, तो ये रहा मेरा बड़े वाला गॉसियन सरफेस, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि पी पॉइंट से पास हो रहा है तो पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। तो विद ओ एज अ सेंटर इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। और अंदर वाला जो शेल है जिसके ऊपर चार्ज है वो, और अंदर भी चार्ज है, उसका रेडियस है कैपिटल आर विद व्हेन वी कंसीडर दिस ओ एज सेंटर। ठीक है जी। तो आउटसाइड एट पी वी वांट टू फाइंड, सबसे पहले तो हम फ्लक्स निकालते हैं। हमें पता है फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, इस पी पॉइंट का छोटा सा ds लेते हैं। ठीक है जी, और उस ds के अलोंग फ्लक्स निकालेंगे जिसको d फाई कहते हैं। d फाई क्या होता है, E डॉट ds। और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, क्योंकि सिमेट्री इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होता है, ds कैप। मतलब ds वेक्टर और E वेक्टर आर अलोंग सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज शून्य, जीरो। तो E डॉट ds को हम लिख सकते हैं E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 एंड cos 0 इज एक यूनिटी 1। सो E ds। ओके, तो d फाई आ गया मेरे पास E ds। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकालेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E ds, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इस बड़े वाले सरफेस के अलोंग है और ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इसलिए ये डाल दिया। ठीक, तो ये गोला क्यों डाला, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इस पूरे सरफेस के अलोंग होगी, और ये सरफेस किसका है, इस गॉसियन सरफेस का, और ये क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सरफेस, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था उसकी, इसलिए ये गोला डाला। E क्योंकि कांस्टेंट, चलो जी टपक के आ गया बाहर। और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और वो क्या है, 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस का स्क्वायर। सो E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई टोटल आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओके जी, तो मेरे पास कैलकुलेटेड फ्लक्स आ गया इस गॉसियन सरफेस के अलोंग E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। चलो जी, इसको संभाल के रख लो साइड पे। दूसरी बात, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं गॉस महाराज, हमेशा लेट आने वाले। वो कहता है कि क्या कैलकुलेट करें, मैं बताता हूँ फ्लक्स क्या होएगा। इस गॉसियन सरफेस के लॉन्ग फ्लक्स होएगा, टोटल फ्लक्स होएगा, टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। मान लो ये पूरा चार्ज इसके ऊपर अगर कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, इस अंदर वाली शेल के ऊपर जो पूरा चार्ज है, दैट इज कैपिटल Q। ओके, सो इन दोनों को इक्वेट करो, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से E क्या आ जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका मतलब एक पॉइंट जो O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन O एंड दैट पॉइंट। अब ये हमें फिर से धोखा दे रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि ये Q चार्ज जो है इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, सारा कंसेंट्रेटेड है, और कूलम्ब लॉ के अनुसार जब एक पॉइंट पर चार्ज होता है और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये। तो इस एक्सप्रेशन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा धोखा मिल रहा है कि ये सारा चार्ज इस O पॉइंट पर सिचुएटेड है, हालांकि है नहीं, ये तो पूरा अंदर भी है, इस पूरे स्फीयर के अंदर सिचुएटेड है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O, ठीक है, एंड विच इज आउटसाइड दिस अपना स्फेरिकल शेल नहीं है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर, कंफ्यूज नहीं होना, सॉलिड स्फीयर। ओके, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो E का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, एक बार दोबारा लिख के दिखाती हूँ। ये आ गया E इज इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है जी। ओके, अगर मेरे पास इसको, अगर ये तो हो गया टोटल चार्ज, मान लो आपको Q की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, आपको कहा एक ऐसा स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, r डिस्टेंस पर r भी आपको पता है, रो भी पता है, आपको Q नहीं पता।
तो अब इस एक्सप्रेशन को रो की फॉर्म में देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक, तो आपको पता है रो होता क्या है, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इसको भी छोड़ो, इस पूरे स्फीयर पर चार्ज क्या है, क्यू। ठीक, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई इस स्फीयर का रेडियस का क्यूब, रेडियस है कैपिटल आर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम पर, मतलब पूरे वॉल्यूम ऑफ कोर्स, इतने वॉल्यूम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, कैपिटल क्यू। अगर इतने वॉल्यूम पर कैपिटल क्यू चार्ज प्रेजेंट, तो 1 यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, क्यू को 4/3 पाई आर क्यूब से क्या कर दो, डिवाइड। और 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, रो। मतलब रो क्या है, क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू आ जाएगा मेरे पास, यहां से क्यू आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ गई। अब इस क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ई आ जाएगा मेरे पास बच्चे क्यू, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो ई आ गया मेरे पास रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ जी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये, या फिर अगर आपको क्यू को रो में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो इसको रख लो जरा साइड पे, इसको कर दो इरेज। ओके, तो इस चीज को याद रखना बच्चे, हाँ जी, तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, ये इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये इस यूनिफॉर्म था, ये इसका पॉइंट ओ है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, एक पॉइंट पी जो कि बाहर लाई कर रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, दैट वाज चार्ज। अगर क्यू टोटल चार्ज है इसके ऊपर, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और क्यू इज द इसके ऊपर, इसके अंदर टोटल चार्ज है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, दिस वाज ओके। सो ये कब है, जब कैपिटल आर कैसा है, पॉइंट बाहर है। मतलब पॉइंट बाहर का मतलब क्या है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है, तभी पॉइंट बाहर होएगा ना। लॉजिक लगा के देखो, ओ से ये आर डिस्टेंस, अब जब हमारा और ओ से उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर, तो वो पॉइंट बाहर है, बाहर है मतलब ओ से उसका डिस्टेंस जो है वो आर से क्या आएगा, बड़ा। इसका मतलब जब पॉइंट बाहर है मतलब आर इज ग्रेटर देन रेडियस। अब हम केस ले रहे हैं जब आर इज इक्वल्स टू आर, मतलब वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। वो सब बातें हैं इसकी, ठीक है, सॉलिड स्फीयर कैसा है, ये सब ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। मतलब जब आर क्या है, स्मॉल आर, उस पॉइंट का वो कैपिटल आर के बराबर, मतलब पी उसके सरफेस पर लाई कर रहा है। तो अब हम निकालते हैं जब पॉइंट इसके सरफेस पे लाई करता है बेटा, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब सरफेस पे लाई कर रहा है तो गॉसियन सरफेस क्या आएगा, ये स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर इटसेल्फ। ठीक, तो हमारे पास हमें पता है कि फ्लक्स, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ds बनाऊं तो फ्लक्स थ्रू दिस ds वुड बी E डॉट ds। पता है हमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, E ds cos ऑफ 0, cos 0 इज 1, सो इट इज E ds। टोटल फ्लक्स निकालेंगे थ्रू गॉसियन सरफेस। इस केस में गॉसियन सरफेस कौन है, ये खुद सॉलिड स्फीयर। तो फ्लक्स टोटल क्या आएगा, E ds का इंटीग्रेशन अलोंग दिस गॉसियन सरफेस। ओके, ई बीइंग अ कांस्टेंट दबक के बाहर आ गया, तो हमें इसका सरफेस टोटल सरफेस चाहिए, और इसका टोटल सरफेस क्या होगा, 4 पाई इसका रेडियस का स्क्वायर। तो फ्लक्स टोटल आ गया E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आप एक तरफ रख दो। दूसरी बात, गॉस महाराज जी कहते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड इट, दैट इज क्यू, जो मैंने आपको कहा कि पूरा चार्ज हमारा टोटल क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाए तो उस मीडियम की परमिटिविटी रख देना, ठीक है। अगर उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी, आपको दिया है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी है EM, ठीक है, और आपको क्या गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको K लिखते हैं, दैट इज डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑल्सो।
तो रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी ओवर एयर की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी यहां से निकालना K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर तो एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन m, और अगर एप्सिलॉन m नहीं गिवन, K गिवन है, तो इसकी जगह एप्सिलॉन m की जगह क्या आएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि हम तो एयर ही ले रहे हैं तो हम क्यों इतना पढ़े अंदर। ये न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। तो फ्लक्स टोटल होगा ये, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इन दोनों को इक्वेट कर दो। दैट मीन्स इक्वेट करेंगे तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q टोटल ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो जब R के बराबर तो E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट जो कि इस ऐसी है रेडियल, इस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशन निकाल लिए, जो भी हमारा सेम ही आया है जो हमने शेल के केस में किया था। चलो अब थर्ड एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है मेनली। चलो जी फटाफट फटाफट। हाँ जी, अब हम निकालना है, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P सच दैट बेटा दिस पॉइंट इज इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है जी, अब मैं ये चार्ज ड्रॉ नहीं कर रही, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। मान लो ये चार्ज है, बस प्लस प्लस ना इमेजिन करके चलना। ये हमारा कैपिटल R, एक पॉइंट P जो कि इसके अंदर है, मतलब इस केस में क्या होगा, स्मॉल r, क्योंकि पॉइंट अंदर तो स्मॉल r वुड बी लेस देन कैपिटल R। तो नेक्स्ट केस है स्मॉल r वुड बी लेस देन कैपिटल R। इस केस के लिए अब हमें यहां पर निकालना है। ठीक, तो इनसाइड की बात करते हैं जी। तो एक गॉसियन सरफेस नहीं है जो कि सिमेट्रिकल हो और इस P पॉइंट से पास करे, तो एक ऐसा स्फीयर जो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये जिसका रेडियस R है जो कि एक स्फीयर है। ठीक, मान लो बच्चे जो कैपिटल Q है वो तो इस पूरे बड़े स्फीयर का चार्ज है। ठीक, और रो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब वॉल्यूम रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है रो, और टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है Q। ध्यान से समझना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यहां पर ये बात आती है हमारे पास कि हाँ जी, अब मुझे लेना है, चलो पहले तो इसके अलोंग फ्लक्स निकालते हैं। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स क्या आएगा, E डॉट ds, इन दोनों के बीच में एंगल सेम, तो वो आएगा E इंटू, चलो पहले d5 शुरू से करते हैं, शॉर्टकट नहीं मारना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अलोंग एक छोटा सा s ले लिया, हमें पता है यही ds और यही E। ठीक है, तो E और ds के बीच में एंगल क्या है, 0। तो इस छोटे से सरफेस के अलोंग फ्लक्स क्या आएगा, d5, दैट विल बी E डॉट ds, E ds cos ऑफ 0 दैट इज 1। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा इस गॉसियन सरफेस के अलोंग इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds अलोंग दिस छोटा गॉसियन सरफेस। ठीक, सो दैट विल बी E इंटू टोटल एरिया ऑफ दिस, और इसका एरिया क्या होगा 4 पाई इसका रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस स्मॉल r है तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो फ्लक्स टोटल मेरे पास आ गया E इंटू फ्लक्स टोटल आया जो हमने कैलकुलेट किया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स टोटल। अब गॉस महाराज जी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम ये निकाल के, मैं तुम्हें बताता हूँ फ्लक्स टोटल क्या होएगा। फ्लक्स टोटल होएगा इस पूरे के अंदर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम एयर तो एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन आता है इस मीडियम के अंदर कितना चार्ज है, मान लो वो चार्ज है स्मॉल q, इस पूरे के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है स्मॉल q, तो QT हो गया मेरे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दोनों का इक्वेट करो, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जब हम शेल कर रहे थे, जब हम कंडक्टिंग स्फीयर कर रहे थे, अंदर चार्ज था ही नहीं, यहां पे 0, जिसकी वजह से E 0 आ गया था। पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इस पॉइंट पर भी होएगी, चाहे वो अंदर ही क्यों नहीं है सॉलिड स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग वाले, ये डिफरेंस है। अब हमारे पास E तो आ गया बच्चे, देखते हैं क्या आ गया। E आ गया हमारे पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारे पास E आ चुका है। ठीक है जी, अब बात आती है आपको Q नहीं गिवन,
आपको दो चीजें गिवन है कि इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। आपको नहीं गिवन कि आपका जहां पॉइंट है उस पॉइंट के गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो आपको नहीं गिवन। कैसे निकालोगे इन दोनों का यूज करके, यही मेन बात है, मेन बात। कैसे निकालोगे? देखो, हमें पता है कि पूरे वॉल्यूम के ऊपर, यहां लिख रही हूं, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू। ठीक, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज क्या है? क्यू। पूरा वॉल्यूम है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा मतलब ये बड़े वाला, इसलिए कैपिटल आर लिया। इस पे चार्ज है, इस वॉल्यूम पे चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो एक यूनिट वॉल्यूम पे क्या होगा? कैपिटल क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, दोबारा से ये आ गया हमारे पास कि एक यूनिट वॉल्यूम पर ये भी कैंसिल कर देती हूँ, हो गया ये, पर चार्ज है Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। और एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है उसको कहते क्या है? वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो आपको गिवन है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज होता है चार्ज यूनिट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। चलो जी, ये तो बात हमारी यूज ही नहीं होनी थी, बता दी मैंने, छोड़ो इसको। ये आ गया हमारे पास कि एक यूनिट वॉल्यूम पर इतना चार्ज है। बच्चों वाले सवाल, वही 3rd 4th वाले। तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस मैंने डिलीट कर दिया पी पॉइंट वाला, उसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई, उसका क्यूब रेडियस। तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। कितना चार्ज होगा? Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू दिस वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई ने एक दूसरे को काट मारा, क्या बचा? कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। मतलब इस वॉल्यूम पे जो चार्ज है, जिसको मैंने स्मॉल क्यू लिखा था, वो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया भाई। समझ आई मैंने कैसे निकाला? तो मेरे पास चार्ज आ गया क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। चलिए करते हैं। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को कैंसिल किया तो आर बच गया। अब उस सॉलिड स्फीयर का आर भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो E जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो समझने वाली बात ये है बेटा, समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर की, या यहां पे देखो दोबारा से ध्यान से, अब बस ये मेन लास्ट बात रहेगी। ये 3 एक्सप्रेशन हो गए हम, 1, 2 और 3। और यहां पे मेरा जब R लेस देन R है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया। जब मेरा R ग्रेटर देन R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आया। और जब R इज इक्वल्स टू R है तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आई जो कि एक गिवन शेल के, एक गिवन सॉलिड स्फीयर के लिए कांस्टेंट है। तो अगर मैं R के वेरिएशन पर E को ड्रॉ करूं, अगर मैं ये कह रही हूं कि स्फीयर ये उसका सेंटर, ये उसका रेडियस, इस पॉइंट से बाहर आ रही हूं, बार, तो E कैसे वरी कर रहा है? मैं किस रास्ते से चल रही हूं? O से दूर जा रही हूं। पहले ये यहां गई। तो जैसे मैं O से दूर जा रही हूं, मतलब अपने स्मॉल r को इंक्रीज कर रही हूं, वैसे मेरा E पर क्या प्रभाव है? मान लो ये डिस्टेंस, ये स्मॉल r है, इस पॉइंट पर आकर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा रेडियस कैपिटल R। समझ आ गई? मान लो अगर ये 5 है जैसे कैपिटल R, तो ये डिस्टेंस है 5, और इससे बड़ा डिस्टेंस क्या होएगा? बाहर, हम उसके बाहर निकल गए। तो हमें पता है कि जब हमारा डिस्टेंस इस स्मॉल r से छोटा है, ये वाला केस, जब स्मॉल r रेडियस से छोटा है, मतलब पॉइंट उस सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r के से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पर जिस पॉइंट पर हम
मतलब और सरफेस मतलब स्मॉल आर क्या हो गया, रेडियस, मतलब ये वाला पॉइंट, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस पॉइंट पर इस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू है एंड दैट इज दिस वैल्यू। ठीक, उसके बाद जब हमने अब आगे जा रही हूं, मतलब स्मॉल आर मेरा कैपिटल आर से बड़ा हो रहा है, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो रहा है तो ई जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब पहले तो इंक्रीज अटेन अ पर्टिकुलर वैल्यू when the point is on the surface of solid sphere, and when we go outside the surface of solid sphere it start decreasing as inversely proportional to r square, inversely directly attains particular value, inversely proportional। तो ये थी आज की कहानी मेरी जुबानी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ से हमारा बेटा 1 यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट होता है। आगे हम कवर करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे साथ बने रहिए। और बच्चे, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मेहनत कीजिए, दूसरी बात हमें भी अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए बहुत अपने जितना बेस्ट कर सकते हैं उससे भी डबल ट्रिपल बेस्ट करें, ताकि आपके लिए हम कुछ यूज आ सके। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कुछ यूज आ रही हैं, आपको कुछ यूज आ रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। और प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट पॉइंट, डाउट्स रखना मत भूलिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने ज्यादा डाउट्स मतलब उतनी ज्यादा पढ़ाई की। ओके, डाउट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पढ़ाई, ये मेरा रूल है। जो ज्यादा पढ़ाई करता है उसके ज्यादा डाउट्स आते हैं, तो मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। अगर मेरे पास इसके डाउट्स आए इस यूनिट को रिगार्डिंग, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर पे आपके लिए बनाऊंगी। तो आई होप सो यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।